नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास विषय की प्रश्न श्रृंखला 4 को हम हल कर रहे थे। तो उसी क्रम में हम देख रहे थे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो प्रश्न थे उनको यहाँ पर हम हल कर रहे थे। और उसी क्रम में 90वें प्रश्न के बाद जो है कि कुछ तकनीकी दिक्कतें हमारे वीडियो के अंक में आ गए थे, तो जिसके चलते वीडियो हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 10 से लेकर के हम आगे के प्रश्नों को अब यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 10 से लेकर के जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको। ठीक है, इन प्रश्नों का आप हमारे साथ साथ उत्तर करते हुए चलें और अंत में देखें कि कितने प्रश्न यहाँ से आपको आ रहे हैं और कितने प्रश्न आप सही उत्तर इनका कर पाए हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन प्रश्नों का उत्तर करने की आप कोशिश करें। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये आपको बताना है। 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि सही कथन कौन सा नहीं है। पहला कथन कहा गया ऑप्शन ए, गुजरात में स्थित सुरकोटदा। ठीक है, गुजरात में स्थित सुरकोटदा है और सुतका गेडोर जो है वह एक अलग स्थल है जो कि आपके बलूचिस्तान के क्षेत्र में है। ये सुरकोटदा की बात हो रही है जो कि आपके गुजरात में स्थित है। और यहाँ पर जो दो दुर्गीकृत जो भाग मिले हैं जो कि गढ़ी और आवास क्षेत्र मिले हैं, ये सही बात है या नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। और अगला जो कथन है, बी वाला जो ऑप्शन है, सुरकोटदा से ही घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, साथ ही कब्रिस्तान में कलश समाधान के साक्ष्य मिले। यहाँ पर यह समाधान होगा। ठीक है, समाधान यहाँ पर बात होगी, समाधान। ठीक है, शव को दफनाने के, कलश पर जो है कि शव को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं कब्रिस्तान में सुतकोटदा से, और वहीं घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और तीसरा जो कथन है, सी वाला ऑप्शन, दैमाबाद दास्त नदी के बाएं तट पर अहमदनगर जिले के अंतर्गत स्थित स्थल है। डी वाला जो कथन है, दैमाबाद से ही रथ चलाते हुए मनुष्य साण सैंधव लिपि की मोहरें, तस्तरी और प्याले की आकृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इन 4 कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके आधार पर जो सही जो उत्तर होगा तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ये सही होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में जो कथन कहा गया है वो यहाँ पर गलत है। क्योंकि जो पहला कथन आपके सामने रखा गया है, कहा गया है कि गुजरात में स्थित जो सुरकोटदा जो नगर है वह यहाँ पर 2 दुर्गीकृत भागों में गढ़ी और आवास क्षेत्र में बांटा गया, बिल्कुल सही है। सुरकोटदा जो नगर है उसका गढ़ी क्षेत्र जो मुख्य केंद्र है और जो आवास क्षेत्र है, जो नागरिकों का आवास का क्षेत्र है, वो दोनों ही दुर्गीकृत हैं। तो ये बिल्कुल सही है। सुरकोटदा गुजरात में कच्छ के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, कच्छ जिले के अंतर्गत ये आता है, गुजरात के सुरकोटदा। ठीक है, दूसरा जो कथन आपसे कहा जा रहा था कि सुरकोटदा से ही घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं और कब्रिस्तान में कलश समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, कलश समाधान की बात यहाँ पर हो रही है, शव को दफनाने की। ठीक है, कलश समाधान के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, ये वाला कथन भी बिल्कुल सही है। सुरकोटदा से जो है कि हड्डी घोड़े की हड्डियों के उपकरणों के साथ जो है कि कलश समाधान के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं कब्रिस्तान में। ठीक है, और तीसरा कथन जो है, कहा जा रहा है कि जो आपकी दैमाबाद है वह यहाँ पर जो है कि दास्त नदी के तट पर है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये आपके प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, बाएं तट पर है। जबकि जो है कि जो दास्त नदी के तट पर है वो सुतका गेडोर स्थल है। ठीक है, सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान पर है, वह इस नदी के तट पर है, दास्त नदी के तट पर। जबकि दैमाबाद जो है कि प्रवरा नदी के तट पर है और दैमाबाद जो है कि आपकी जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आता है। ठीक है, जोरवे संस्कृति के अंतर्गत दैमाबाद आता है जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में आता है ये दैमाबाद स्थल। ठीक है, चलिए चौथा जो कथन था, दैमाबाद से ही रथ चलाते हुए मनुष्य के साक्ष्य मिलते हैं, साण के यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं, सैंधव लिपि की मोहरें यहाँ पर मिलती हैं, सिंधु सभ्यता से संबंधित मोहरें मिलती हैं, तस्तरी और प्याले मिलते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर से जो है कि मृदभांड मिलते हैं, सैंधव लिपि के जो है कि मोहरें यहाँ पर देखने को मिलती है, सिंधु सभ्यता से संबंधित जो मोहरें थी, तस्तरी और प्याले हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर रथ चलाते हुए मनुष्य के जो है कि क्या मिलता है, एक रथ चलाते हुए मनुष्य का जो है कि एक टेराकोटा मिलता है, यानी कि मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, रथ चलाते हुए मनुष्य का साक्ष्य कहाँ मिलता है, दैमाबाद से मिलता है, जो कि टेराकोटा मूर्ति के द्वारा ये जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, सांड और गैंडे की आकृतियां भी यहाँ से मिलती हैं। ठीक है, गैंडे की भी मिलती है और सांड की भी आकृतियां देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है, सांड और गैंडा, ठीक है, सांड और गैंडे की आकृति भी हमें देखने को मिलती है इसी दैमाबाद स्थल से। और रथ चलाते हुए मनुष्य का टेराकोटा कहाँ मिलता है, ये भी हमें दैमाबाद में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर
कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट का प्रयोग कर विचार कर और कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए है सूरज भान द्वारा खोजा गया राखीगढ़ी स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सूरज भान द्वारा खोजा गया राखीगढ़ी स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन दूसरा है, दूसरा कथन आपसे कहा जा रहा है कि वर्ष 1959 में हरियाणा के हिसार जिले में खोजा गया राखीगढ़ी स्थल भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तीसरा कथन है रोपण स्थल से सेलखड़ी की मोहरें, तांबे के बाणाग्र, चाट चर्ट के बटखरे और मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। चौथा कथन है रंगपुर स्थल में प्राच्य हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा संस्कृति यानी कि 3 संस्कृतियों के अवशेष या प्रमाण जो है कि हमें रंगपुर स्थल से मिलते हैं। साथ ही यहाँ के लोगों द्वारा चावल और बाजरे के साथ ज्वार की खेती करने के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं रंगपुर स्थल से। सही उत्तर आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। इनमें से विकल्प आपको बताने हैं कि कौन सा कथन सही है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है या उपरोक्त सभी सही हैं। तो सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा उपरोक्त सभी सही होंगे। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सभी के सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। पहला जो कथन यहाँ पर है सूरज भान द्वारा खोजा गया राखीगढ़ी स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। सूरज भान के द्वारा जो है कि राखीगढ़ी स्थल यहाँ पर खोजा गया था, ठीक है। और जो है कि राखीगढ़ी स्थल की खोज इन्होंने करी थी 1969 में, ठीक है। 1969 में इस स्थल की खोज करी थी इन्होंने, राखीगढ़ी की स्थल जो कि हरियाणा के हिसार जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। वर्ष 1969 में हरियाणा के हिसार जिले के अंतर्गत खोजा गया राखीगढ़ी स्थल भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, तो बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यहाँ पर है भारत में। और पहले नंबर पर मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है, फिर उसके बाद जो है कि हड़प्पा आता है, फिर जो है कि आपके राखीगढ़ी आता है, ठीक है। भारत में जो है कि दूसरे नंबर का जो स्थल आता है धौलावीरा स्थल आता है सबसे बड़ा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है धौलावीरा दूसरे नंबर का है भारत में और पहले नंबर का आपका राखीगढ़ी स्थल सबसे बड़ा स्थल है भारत में, ठीक है। चलिए, रोपण स्थल से सेलखड़ी की मोहरें, तांबे के बाणाग्र और जो है कि चर्ट के यहाँ पर बटखरे मिलते हैं, जो माप वाले जो बाँट हैं वो मिलते हैं। साथ ही जो है कि पशु जो आपका पालतू कुत्ता था, ठीक है, उसको जो है कि मनुष्य के साथ दफनाने के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं रोपण से। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। रोपण से जो है कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते का दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। और यहाँ पर जो है कि बटखरे मिलते हैं चाट के, और साथ ही यहाँ पर तांबे के बाणाग्र मिलते हैं, तांबे के बाण मिलते हैं। सेल खड़ी की यहाँ पर मोहरें मिलती हैं रोपण से, ठीक है। रोपण जो स्थल है वो पंजाब में स्थित है, ठीक है, पंजाब में स्थित है। और ये पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। सतलज नदी के तट पर यह स्थित है, सतलज नदी के बाएं तट पर आता है, ठीक है। कहाँ पर? सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है रोपण। और इसका जो आधुनिक नाम है रोपण का वह है रूपनगर। क्या है? रूपनगर इसका नाम है रोपण का, ठीक है। और इसकी खोज जो है कि 1950 में यहाँ पर की गई थी। रोपण की खोज 1950 में करी थी, जिसकी खोज बीबी लाल के द्वारा की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? बीबी लाल के द्वारा इसकी खोज यहाँ पर की गई थी। रोपण शहर की खोज करी गई थी बीबी लाल के द्वारा। पंजाब क्षेत्र में स्थित है ये, ठीक है, पंजाब में, और सतलज नदी के बाएं तट पर रूपनगर इसका आधुनिक नाम है, ठीक है। और यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खुदाई यहाँ पर की गई थी, ठीक है। रोपण स्थल की खुदाई किसने करी थी? तो यज्ञदत्त शर्मा ने खुदाई करी थी रोपण की, और खोजने का कार्य किया था बीबी लाल ने, ठीक है। चलिए, और महत्वपूर्ण जो चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर से जो है कि कुल्हाड़ी भी मिलती है, और जो मनुष्य के साथ जो पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य हैं वो यहाँ से मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। रंगपुर स्थल से प्राच्य हड़प्पा संस्कृति, और उसके बाद हड़प्पा संस्कृति, और उसकी जब हड़प्पा संस्कृति का अंत हो गया था तो उसके बाद की जो संस्कृति विकसित होती है, 3 संस्कृतियों के यहाँ पर प्रमाण देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल सही है। और रंगपुर स्थल से जो है कि हमें जो वहाँ से वनस्पति हमें मिलती है, जो यहाँ पर वनस्पति के अवशेष हमें मिलते हैं, तो उसके आधार पर यह जानकारी मिलती है कि जो रंगपुर स्थल था वहाँ पर चावल, बाजरे और ज्वार की खेती यहाँ पर की जाती थी, ठीक है। चावल, बाजरे और ज्वार की खेती कहाँ पर की जाती थी? रंगपुर स्थल में यहाँ पर की जाती थी चावल, बाजरे और ज्वार की खेती, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि चावल, बाजरे और ज्वार की खेती यहाँ पर की जाती थी रंगपुर के क्षेत्र में। और रंगपुर के अलावा हमने बताया था चावल के साक्ष्य आपके मिलते हैं लोथल स्थल से। कहाँ से? लोथल स्थल से भी हमने आपको बताया था कि चावल के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं लोथल स्थल से, गुजरात में भोगवा नदी के तट पर जो स्थित है। और रंगपुर में 3 प्रकार की संस्कृतियाँ देखने को मिलती हैं, प्राच्य, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, ठीक है। चलिए,
12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। पहला कथन है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित स्थल से खुदाई में मृदभांड और मनके मिलते हैं। अगला जो कथन है, पूछा जा रहा है कि आलमगीरपुर से प्राप्त बर्तनों में त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि के चित्र देखने को मिलते हैं। सिरमौर जिले में स्थित हुलास जो स्थल है वहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ और सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा मिलता है। डी वाला जो कथन है, सुतका गेंडोर, ठीक है, सुतका गेंडोर स्थल का जो दुर्ग था वह प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था और यहाँ से तांबे के निर्मित बाणाग्र और तांबे के ही ब्लेड मिलते हैं, साथ ही मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष मिलते हैं ये सुतका गेंडोर से। तो कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है ये आपको बताना है। देखिए जो इसका सही कथन यहाँ पर होगा वह कथन होगा सी, यह बिल्कुल गलत यहाँ पर दिया गया है। पहले कथन की अगर हम बात करते हैं तो आलमगीरपुर जो था वो हिंडन नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता का ये पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, और यहाँ पर जो खुदाई की गई थी उस खुदाई से हमें मृदभांड और साथ ही जो है कि मनके के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। और आलमगीरपुर से ही कुछ बर्तन हमें प्राप्त होते हैं जिन बर्तनों पर हमें त्रिभुज के यहाँ पर चित्र देखने को मिलता है, मोर का चित्र देखने को मिलता है और गिलहरी का चित्र देखने को मिलता है, ठीक है। त्रिभुज, मोर और गिलहरी के चित्र कहाँ के मृदभांडों में हमें देखने को मिलते हैं, तो आलमगीरपुर के मृदभांडों में ये त्रिभुज, मोर और गिलहरी के चित्र देखने को मिलते हैं, जो कि पूर्वी स्थल है हड़प्पा संस्कृति का, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए, सिरमौर जिले के अंतर्गत जो तीसरा कथन था, कहा जा रहा था कि जो लुहास स्थल है वहाँ से कचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ और सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा मिलता है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये सिरमौर जिले के अंतर्गत नहीं है, ये सहारनपुर जिले के अंतर्गत है, ठीक है। कहाँ पर? सहारनपुर में, ठीक है, सहारनपुर के अंतर्गत आता है, ठीक है, सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का जिला है, तो उस उत्तर प्रदेश जिले के अंतर्गत सहारनपुर में ये आता है। सहारनपुर जिले के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के हुलास जो जगह है, ठीक है, कहाँ पर? हुलास जो जगह है, ठीक है, हुलास जगह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में आता है, सहारनपुर जिले के अंतर्गत। और यहाँ पर से कचली मिट्टी के मनके मिलते हैं, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर से खिलौना गाड़ी भी एक मिलती है, ठीक है, खिलौना गाड़ी, ठीक है, क्या? खिलौना गाड़ी भी यहाँ पर से हमें देखने को मिलती है। इस हुलास नामक स्थल से खिलौना गाड़ी हो गया, चूड़ियाँ हो गया, मनके हो गए, ठीक है, चूड़ियाँ, मनके और सैंधव लिपि युक्त ठप्पा यहाँ पर देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, खिलौना गाड़ी और सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा जो मिलता है वो आपके मिलता है कहाँ से? हुलास नामक स्थल से, जो कि सिरमौर जिले के अंतर्गत ना होकर के सहारनपुर जिले के अंतर्गत है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं चौथे कथन की तरफ। चौथा कथन आपसे कहा जा रहा था, सुत का गेंडोर स्थल जो है उसका जो नगर दुर्ग, जो उसका दुर्ग है वो प्राकृतिक चट्टान पर स्थित है, बिल्कुल सही है। और यहाँ से जो है कि तांबे के निर्मित जो है कि हमें बाणाग्र और तांबे के निर्मित जो है कि ब्लेड के टुकड़े मिलते हैं, साथ ही यहाँ से हमें मिट्टी की चूड़ियाँ भी मिलती हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर से मिट्टी की चूड़ियाँ मिलती हैं, तांबे के निर्मित जो है कि बाणाग्र और तांबे के निर्मित ब्लेड यहाँ पर मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुत का गेंडोर स्थल का जो नगर दुर्ग था वो प्राकृतिक चट्टान के ऊपर यहाँ पर स्थित रहा था, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और सुत का गेंडोर की अगर बात करें तो ये जो है कि दास्त्य नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, दास्त्य नदी के तट पर स्थित है, बलूचिस्तान के क्षेत्र में, ठीक है। दक्षिणी बलूचिस्तान के क्षेत्र में आता है सुत का गेंडोर, जो कि पश्चिम का सबसे पश्चिमी स्थल है, पश्चिमी बिंदु है, जो कि हड़प्पा संस्कृति का रहा है, ठीक है, सुत का गेंडोर। और दास्ती नदी के तट पर ये स्थित है। और इसकी खोज की अगर बात करें तो 1927 में इसकी खोज करी थी, जो कि करी थी आर एल स्टीन के द्वारा, ठीक है, आर एल स्टीन के द्वारा इसकी खोज करी गई थी, आर एल स्टीन के द्वारा 1927 में, ठीक है, 1927 में इसकी खोज करी गई थी। सुत का गेंडोर की बलूचिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना, इसका जो नगर दुर्ग था वो प्राकृतिक चट्टान पर है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तांबे के निर्मित ब्लेड और जो है कि तांबे के निर्मित बाणाग्र यहाँ से भी मिलते ही हैं, ठीक है। और अन्य चीज़ें तो बहुत जगह से मिलती हैं, चूड़ियाँ भी यहाँ से मिलती हैं जो कि मिट्टी की चूड़ियाँ हैं, ठीक है। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तो 13वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, शिल्प उद्योग में समृद्ध, यहाँ पर समृद्ध होगा, समृद्धि लिखा गया है, ठीक है। शिल्प उद्योग में समृद्ध बलूचिस्तान में स्थित बालाकोट एक बंदरगाह का कार्य करता था। बालाकोट के बारे में बात हो रही है कि जो बालाकोट स्थल था वो बलूचिस्तान के क्षेत्र में स्थित था, जो कि शिल्प उद्योग में समृद्ध था और एक बंदरगाह का कार्य करता था।
इसके अलावा बालाकोट में सुनियोजित नगर व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो भवनों का निर्माण है वो पक्की ईंटों और नालियों का निर्माण जो है कि वो कच्ची ईंटों से किया गया है। यह बालाकोट के बारे में बात हो रही है। और सी वाला जो कथन है, आर एस बिष्ट द्वारा उत्खनन किया गया जो बनावली स्थल है वहाँ पर 3 स्तर की संस्कृति देखने को मिलती है, जिसमें प्राच्य सैंधव संस्कृति, प्राच्य हड़प्पा संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति और उत्तर हड़प्पा संस्कृति देखने को मिलती है। डी वाला जो कथन है, बनावली की सड़कें एक दूसरे को तारांकित यानी कि एक स्टार शेप में विभाजित करती थी। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है इन 4 कथनों में से। देखिए, जो इसका जो सही कथन यहाँ पर होगा वह कथन बिल्कुल होगा बी वाला कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। पहले कथन की अगर बात करें तो शिल्प उद्योग में जो विकसित रहा था आपका जो है कि शिल्प उद्योग, या इसको जो है कि सीप उद्योग भी कह सकते हैं, सीप उद्योग में, ठीक है, सीप या शिल्प कुछ भी हो, सीप का यहाँ पर कार्य किया जाता था, बहुत बड़ी मात्रा में सीप का कार्य किया जाता था, तो शिल्प उद्योग इसीलिए इसको लिखा गया है। बलूचिस्तान का बालाकोट स्थल जो कि आपका हड़प्पा संस्कृति का स्थल था, तो वह जो है कि बंदरगाह के रूप में कार्य करता था और शिल्प उद्योग में यानी कि सीप उद्योग में यह विकसित ये स्थल रहा था, बहुत ज़्यादा इसकी महत्वता थी, ठीक है, समृद्ध स्थल था ये सीप उद्योग या शिल्प उद्योग में बालाकोट, ठीक है। और बंदरगाह के रूप में भी ये कार्य करता ही था, जिस तरह से लोथल यहाँ पर कार्य करता था, ठीक है। और बालाकोट एक सुनियोजित नगर था, बिल्कुल सही है। इसका जो है कि नगर योजना थी वो सुनियोजित नगर योजना यहाँ पर रही थी। और इसके अलावा यहाँ पर जो भवनों का निर्माण था वो पक्की ईंटों से बिल्कुल नहीं, यहाँ पर पक्की ईंटों से नहीं किया जाता था, भवनों का निर्माण यहाँ पर कच्ची ईंटों से किया जाता था। जिस तरह से कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था भवन निर्माण में, उसी तरह से बालाकोट में भी भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नालियाँ और स्नानागार के लिए यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। नालियाँ और स्नानागार के लिए यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था बालाकोट में, जिस तरह से कालीबंगा में किया जाता था। और जिस तरह से कालीबंगा में ही भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, उसी तरह से यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था भवन निर्माण के लिए इस बालाकोट स्थल में, ठीक है। चलिए, अगला जो कथन है, आर एस बिष्ट द्वारा उत्खनित जो बनावली स्थल है वह जो है कि आपके इस स्थल से हमें 3 तरह की संस्कृति के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक जो है कि हड़प्पा संस्कृति से पहले, हड़प्पा संस्कृति के दौरान और हड़प्पा संस्कृति के बाद की संस्कृति देखने को मिलती है। तो बिल्कुल सही है, प्राच्य सैंधव सभ्यता, विकसित सैंधव सभ्यता और उत्तर सैंधव सभ्यता। सैंधव, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक ही नाम है, आपको ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, ठीक है। और डी वाला जो कथन यहाँ पर था, बनावली की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को तारांकित शेप में काटती हैं, तो बिल्कुल सही यहाँ पर है। बनावली की सड़कें हैं एकमात्र ऐसी सड़कें थी जो एक दूसरे को स्टार शेप में काटती थी, यानी कि तारांकित शेप में एक दूसरे को ये काटती थी, ये बनावली की सड़कें, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बनावली जो है कि हरियाणा में स्थित स्थल है, बनावली हरियाणा में आता है। और बनावली के बारे में जो उत्खनन का कार्य किया गया था 1974 के आसपास किया गया था। 1974 में इस स्थल का यहाँ पर उत्खनन यहाँ पर किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर से बनावली से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मोहरें प्राप्त होती हैं, और जो कि जो कार्नेलियन जो पत्थर थे उसका मनके बनाने के बारे में उसके मनके यहाँ से प्राप्त होते हैं। हमें हल्की आकृतियों के खिलौने हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। बनावली से ही जो है हल्की आकृति का खिलौना यहाँ पर मिलता है, ठीक है। हल्की आकृति का खिलौना कहाँ से मिलता है? बनावली से मिलता है, जो कि राजस्थान के माफ़ कीजिएगा हरियाणा में स्थित है, ठीक है। चलिए 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, बनावली से मोहरें, लाजवर्द, कार्नेलियन के मनके, हल की आकृति के खिलौने आदि के साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन बी है, सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित भगवानपुर स्थल सफ़ेद, काले और आसमानी रंग की कांच की चूड़ियों के साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। भगवानपुर स्थल के बारे में बात हो रही है कि जो कि सरस्वती नदी के दक्षिण तट पर स्थित है भगवानपुर स्थल, और यहाँ से जो है कि सफ़ेद और आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ हमें प्राप्त होती हैं। साथ ही जो है कि तीसरा जो कथन यहाँ पर कहा गया है, तीसरा कथन आपसे कहा गया है कि सिंधु नदी के दक्षिण में स्थित जो मांडा स्थल है वहाँ पर हमें 3 तरह की संस्कृतियों के स्तर देखने को मिलते हैं, जिसमें हड़प्पा पूर्व संस्कृति, हड़प्पा के दौरान की संस्कृति और हड़प्पा के बाद की संस्कृति देखने को मिलती है। चौथा जो कथन है, कहा जा रहा है कि
मांडा स्थल में मिट्टी के ठीकरे, कांसे की मूर्तियां, पेचदार पिन और नुकीले बाणाग्र देखने को मिलते हैं, और एक अधूरी मुहर के अवशेष भी यहाँ पर हमें प्राप्त होता है मांडा स्थल से। तो आपको बताना है निम्नलिखित चार कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा वह उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सी वाला कथन यहाँ पर क्या होगा, सही होगा, जो कि गलत यहाँ पर दिया गया है। अगर पहले कथन की अगर बात करते हैं तो बनावली स्थल से जो है कि मोहरें मिलती हैं, जो कि लाजवर्द और जो है कि जो कार्नेलियन पत्थर थे, लाजवर्द और कार्नेलियन जो पत्थर थे उनके मन के देखने को मिलते हैं। हल्की आकृति के खिलौने देखने को मिलते हैं, इससे पहले भी हमने बताया था। यहाँ पर से तांबे के बाणाग्र भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तांबे के बाणाग्र भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। बनावली हरियाणा के अंतर्गत आता है, ठीक है। बनावली शहर जो नगर रहा था हड़प्पा का, ठीक है। सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर स्थित जो भगवानपुर स्थित है, ठीक है। सरस्वती नदी के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल सही है। भगवानपुर जो स्थल है, भगवानपुर स्थल जो है आपको ध्यान देना है, यह जो है कि सरस्वती नदी जो आपका जो है कि हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला है, ठीक है। हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत ये आता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत ये आता है भगवानपुर, हरियाणा में भगवानपुरा या भगवानपुर कह लें आप, या भगवानपुरा कह लें। तो ये आपके सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, दक्षिण तट पर यह स्थित है। सरस्वती नदी के कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है, हरियाणा जिले में, हरियाणा राज्य में, ठीक है, कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत। और यहाँ पर से सफ़ेद और काले रंग के और आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही यहाँ पर तांबे की चूड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। किसकी, तांबे की चूड़ियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। तांबे की चूड़ियाँ किस स्थल से देखने को मिलती हैं, तांबे की चूड़ियाँ, तो तांबे की चूड़ियाँ भगवानपुरा से देखने को मिलती हैं। सफ़ेद और आसमानी रंग के कांच की चूड़ियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं भगवानपुरा से, ठीक है। सफ़ेद हो गया और जो है कि आसमानी रंग की चूड़ियाँ हो गई, ठीक है। सफ़ेद और आसमानी रंग की चूड़ियाँ, और एक रंग और यहाँ पर था काला रंग, ठीक है। काले रंग, सफ़ेद रंग और आसमानी रंग की चूड़ियाँ, तीन रंग आपको याद रखना है, ठीक है। जिसमें आप कैसे कर सकते हैं, KW जो है कि ए के नाम से याद कर सकते हैं, या किसी भी तरह से आप याद करते हैं जैसे आपको याद होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ और आसमानी रंग की चूड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं भगवानपुरा से, जो कि कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत हरियाणा में स्थित है, सरस्वती नदी के दक्षिण तट पर। और यहीं पर जो है कि तांबे की चूड़ियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। तांबे की चूड़ियाँ कहाँ पर, तांबे की चूड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं हमें भगवानपुरा से, ठीक है। चलिए, तीसरा कथन जो था कि सिंधु नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित जो है कि मांडा स्थल में तीन संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें हड़प्पा संस्कृति से पहले हड़प्पा जो विकसित संस्कृति थी उसके अवशेष, और हड़प्पा संस्कृति के बाद के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल सही यहाँ पर है, लेकिन जो सिंधु नदी यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर गलत है। सिंधु यहाँ पर नदी नहीं है, यहाँ पर है चेनाब नदी। क्या है, चेनाब नदी की ये दक्षिण किनारे पर स्थित है मांडा स्थल। जम्मू कश्मीर में स्थित है मांडा स्थल। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में स्थल है मांडा, जो कि चेनाब नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। चेनाब नदी के दक्षिण किनारे पर ये स्थित है, ठीक है। मांडा स्थल जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर से तीन संस्कृति देखने को मिलती हैं, हड़प्पा से पहले की संस्कृति, हड़प्पा के दौरान की संस्कृति और हड़प्पा के बाद की संस्कृति देखने को मिलती है हमें इस मांडा स्थल से। और मांडा स्थल की अगर बात करें तो 1982 में इसका उत्खनन किया गया था मांडा स्थल का, और मांडा स्थल का उत्खनन किया था JP जोशी के द्वारा किया गया था, ठीक है। JP जोशी के द्वारा इस मांडा स्थल का उत्खनन यहाँ पर किया गया था। JP जोशी के साथ एक और रहे थे जो जिनका नाम था मधुबाला, ठीक है। मधुबाला और JP जोशी के द्वारा मांडा स्थल का उत्खनन किया गया था, जो कि चेनाब नदी के दक्षिण तट पर स्थित है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। यहाँ से जो है कि अनेक तरह की संस्कृति के अवशेष मिलते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि मांडा से जो है कि मिट्टी के ठीकरे मिलते हैं, कांच से निर्मित जो है कि पेंचदार पिन मिलती है, ठीक है। कांच से की निर्मित जो है कि पेचदार पिन कहाँ से मिलती है, तो मांडा से मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। नुकीले बाणाग्र अन्य जगह से मिले हैं, यहाँ से भी मिलते हैं। यहाँ पर से एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है वो अधूरी मुहर के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। अधूरी, एक आधी अधूरी मुहर के अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है, हमें मांडा स्थल से प्राप्त होता है। और कांसे की निर्मित जो यहाँ पर ब्लेड पेचदार जो पिन है, ठीक है, कांसे की निर्मित पेचदार पिन कहाँ से मिलती है, मांडा स्थल से मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आपके सामने पहला कथन दिया गया है, बागपत जिले के तहत सलोनी स्थल हड़प्पनपुरा स्थल के रूप में 125 समाधान प्राप्त हुए हैं। सुमेरियन सभ्यता के लोग
को प्राचीन विश्व में प्रथम लिपि आविष्कारक माना जाता है। सुमेरियन सभ्यता के लोगों को प्राचीन विश्व में प्रथम लिपि आविष्कर्ता माना जाता है। ऑप्शन तीसरा कथन है सिंधु सभ्यता में बड़ी संख्या में प्राप्त नारी की मूर्तियों के से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। चौथा कथन है सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के थे तथा ऊनी और सूती दोनों तरह के वस्त्रों का ये प्रयोग करते थे। तो बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही यहाँ पर बताता है। पहला तीसरा चौथा कथन सही है। बी वाला जो ऑप्शन है पहला दूसरा चौथा सही है। सी वाला दूसरा तीसरा चौथा सही है। डी वाला पहला दूसरा तीसरा और चौथा सही है। तो कौन सा कथन इन चारों में से सही है आपको बताना है इन कोटों के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चार के चार कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगर पहले कथन की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो बागपत जिला आता है उसमें एक स्थल है जिसका नाम है क्या है सनोली। ठीक है, सनोली जगह है सनोली। तो सनोली जगह से जो है कि हमें 125 समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, सनोली जगह से जो है कि हमें 125 समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और यह समाधान किस दिशा में किए गए हैं की अगर बात होगी तो उत्तर से दक्षिण दिशा में। ठीक है, उत्तर से जो है कि दक्षिण दिशा में यह समाधान किए गए हैं, यानी कि नॉर्थ टू साउथ इन शवों को दफनाया गया है, इन 125 शवों को, जो कि सनोली स्थल से प्राप्त होते हैं। 125 समाधान जो कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के अंतर्गत आता है। हड़प्पा स्थल ये माना जाता है सनोली। ठीक है, ध्यान देना आपको, सनोली बागपत जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यहाँ पर से 125 मानव का समाधान मिलता है जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाए गए हमें मिलते हैं। सुमेरियन जो सभ्यता थी उसको प्राचीन विश्व में प्रथम लिपि आविष्कर्ता माना जाता है। बिल्कुल सही है, सुमेरियन सभ्यता को ही यहाँ पर प्राचीन लिपि आविष्कर्ता यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, तीसरा जो कथन था सिंधु सभ्यता में जो बड़ी संख्या में जो नारी की मूर्तियां हमें प्राप्त होती हैं उससे हमें यह अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता जो थी या सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह मात्र सत्तात्मक थी। बिल्कुल सही है, खुदाई में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंधु सभ्यता से हमें नारी की मूर्तियां मिलती हैं। तो इससे लगता है कि जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, नारी का सम्मान वो करता था। तो ये वाला कथन भी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। चौथे कथन की अगर बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। बिल्कुल सही है, सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी भी थे मांसाहारी भी थे और ऊनी और सूती वस्त्रों का ये प्रयोग करते थे। ठीक है, ऊनी वस्त्रों को भी ये धारण करते थे, सूती वस्त्रों को भी ये धारण करते थे। ठीक है, ऊनी और सूती वस्त्रों को धारण करने का कार्य करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति इनमें थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चार के चार कथन जो है वो सही है। ठीक है, चलिए 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिंधु सभ्यता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिंधु सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन ए हसूली, ऑप्शन बी करधनी, ऑप्शन डी कड़ा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा आभूषण जो है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। हसूली भी यहाँ पर सिंधु सभ्यता में प्रचलित था, करधनी भी सिंधु सभ्यता में प्रचलित था, कड़ा भी सिंधु सभ्यता में प्रचलित था। इसके अलावा अगर बात करें सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख आभूषण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे के सारे, आपको नोट डाउन करने हैं, ध्यान देना है। ठीक है, एक तो था कंठहार। ठीक है, कंठहार यानी कि गले का हार। एक था कर्णफुला। ठीक है, कर्णफूल। ठीक है, कान में जो फुल्ली पहनते थे वो कर्णफुला। ठीक है, कड़ा जो हाथ में पहना जाता है, वर्तमान में भी कड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है। एक था भुजबंद। ठीक है, भुजबंद यानी कि हाथों में जो बंद बांधा जाता था भुजबंद था। ठीक है, भुजबंद। ठीक है, भुजबंद था। अंगूठी ये लोग पहनते थे, सिंधु सभ्यता के लोग अंगूठी पहनते थे। करधनी का प्रयोग हम बता चुके हैं कि करधनी ये पहनते थे। हंसुली का ये प्रयोग करते थे। ठीक है, हंसुली हो गया, करधनी हो गया, अंगूठी, कंठहार, कर्णफुला। ठीक है, कर्णफुल या कर्णफुला, कड़ा का ये प्रयोग करते थे और भुजबंद भी ये पहनते थे। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो ये चार पांच नाम छह नाम मुख्य रूप से ये रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि कड़ा हो गया, कंठहार हो गया, कर्णफूल हो गया, अंगूठी हो गई, करधनी, हंसुली और कड़ा और भुजबंद। ठीक है, ये मोस्ट चीज़ें हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 17वां आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बताना है रंगपुर लोथल से चावल के अवशेष। ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो सुरकोटदा से कुबड़दार ऊंट के अवशेष। ऑप्शन सी
कालीबंगा, सुरकोटदा, घोड़े की मृण मूर्तियों के अवशेष, ठीक है, यहाँ पर यह मृण इस तरह से लिखा जाएगा, मृण मूर्तियां, ठीक है, मृण मूर्तियों के अवशेष। ऑप्शन डी चनहुदड़ो, बालाकोट से मनके के साक्ष्य। तो सही उत्तर कौन सा नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इन चारों में से आपको यह बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है। पहला स्थल जो है यहाँ पर ऑप्शन जो कहा गया है रंगपुर और लोथल, दोनों स्थलों से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, बिल्कुल यहाँ पर ये सही है, ठीक है, रंगपुर और लोथल से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बी वाला जो कथन है मोहनजोदड़ो सुरकोटदा से, ठीक है, सुरकोटदा जो था या सुरकोटदा जिसको बोल सकते हैं, गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में स्थित है सुरकोटदा। मोहनजोदड़ो से यहाँ पर कुबड़दार ऊंट के अवशेष मिलते हैं दोनों स्थलों से, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दो के दो स्थलों से यहाँ पर मिलते हैं कुबड़दार ऊंट के अवशेष। दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन अगर प्रश्न में आए तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके अलावा कालीबंगा और सुरकोटदा से जो है कि घोड़े की मृण मूर्तियां मिलती हैं, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आ जाए, कालीबंगा या सुरकोटदा से कहाँ से घोड़े की मृण मूर्तियां मिलती हैं, घोड़े की जो है कि मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां मिलती हैं, तो ये मिलती हैं आपकी कालीबंगा और सुरकोटदा से, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ये तीन स्थल जो है महत्वपूर्ण है। चनहुदड़ो और बालाकोट की बात यहाँ पर हो रही है, तो मन के बनाने के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलते हैं। मन के बनाने के साक्ष्य केवल यहाँ पर चनहुदड़ो से मिलते हैं, ठीक है। दो स्थल प्रमुख रूप से हैं मन के बनाने के साक्ष्य के रूप में, जिसमें आप देखते हैं एक तो जो है आपका आता है लोथल, ठीक है, लोथल शहर आता है, और एक आता है चनहुदड़ो। ये दो स्थल फिर से आपको नोट करने हैं, चनहुदड़ो और लोथल शहर से मन के बनाने का कार्य यहाँ पर होता था। मन के बनाने के साक्ष्य मिलते हैं कि चनहुदड़ो और लोथल जो स्थल थे वहाँ पर मन के बनाए जाते थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और बालाकोट की जो बात हो रही है, ठीक है, बालाकोट के साथ एक और जगह थी लोथल, ठीक है, लोथल, बालाकोट के साथ लोथल, ठीक है, बालाकोट के साथ लोथल स्थल था। यहाँ पर से सीप उद्योग या यानी कि जो शिल्प उद्योग था, सीप उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं कि लोथल और बालाकोट में सीप उद्योग यहाँ पर प्रसिद्ध रहा था, ठीक है। बालाकोट के बारे में इससे पहले भी बताया था कि जो कि ये आपके बलूचिस्तान के दक्षिण में ये स्थित था, ठीक है। तो वहाँ पर जो है कि सीप बनाने के रूप में ये प्रमुख रहा था, बंदरगाह के रूप में भी ये प्रसिद्ध रहा था, ठीक है। भवनों का निर्माण यहाँ पर कालीबंगा की तरह कच्ची ईंटों से किया जाता था और नाली और स्नानागार पक्की ईंटों से किए जाते थे। ये बालाकोट के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ये स्थल आपको नोट करने हैं। लोथल और बालाकोट सीप उद्योग के लिए, चनहुदड़ो और लोथल आपके मन के उद्योग के लिए, कालीबंगा सुरकोटदा घोड़े की मृण मूर्तियों के लिए, मोहनजोदड़ो सुरकोटदा कुबड़ वाले ऊंट के अवशेष के लिए, रंगपुर और लोथल चावल के अवशेष के लिए, ठीक है। चलिए 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित किन दो स्थलों से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े यहाँ पर मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन दो स्थलों से हाथी दांत के बने हुए तराजू के पलड़े हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो लोथल से, ऑप्शन बी है लोथल कालीबंगा से, ऑप्शन सी है लोथल मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो और सुतका गेडोर से। सही उत्तर आपको यहाँ पर बताना है, कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही होगा। लोथल और मोहनजोदड़ो से ही हाथी के जो दांत थे उसके बने हुए तराजू के पलड़े मिलते हैं। हाथी दांत के बने हुए तराजू के पलड़े हमें कहाँ से मिलते हैं, लोथल से मिलते हैं। और लोथल से ही हमें घन के आकार का, ठीक है, घन के आकार, घनाकार जिसको कहा जाता है, ठीक है, किसके आकार, घनाकार, ठीक है, घनाकार। घन तो आपने देखा होगा ना, गणित तो पढ़ी होगी, उसमें जो घन होता है उसके आकार के यहाँ पर बटखरे देखने को मिलते हैं, बांट देखने को मिलते हैं, ठीक है। लोथल से ही हमें क्या देखने को मिलते हैं, घन के आकार के बांट देखने को मिलते हैं। और लोथल और मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने हुए तराजू के पलड़े, जिनमें तोलने का कार्य किया जाता है, सब्जी जिनमें तोली जाती है, तो उस तराजू के पलड़े हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं लोथल और मोहनजोदड़ो से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको नोट करना है, ठीक है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों से हमें जहाँ पर बेलनाकार बांट मिलते हैं, ठीक है, बेलन के आकार के बांट मिलते हैं, बेलनाकार बांट मिलेंगे। ढोलाकार बांट मिलते हैं, ठीक है, ढोल के आकार इस तरह से ढोलाकार बांट मिलते हैं। बेलनाकार जो है कि इस तरह से यहाँ पर जो है कि ये बांट हमें देखने को मिलते हैं, बेलनाकार बांट मिलते हैं। और वर्तुल के आकार यानी कि गोलाकार बांट भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। गोलाकार बांट, घनाकार बांट, ढोलाकार बांट देखने को हमें मिलते हैं इन स्थलों से, ठीक है। चलिए इतनी चीज यहाँ पर स्पष्ट हो गई, बढ़ते हैं आगे 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए चनहुदड़ो इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी की मूर्तियां, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से संयुक्त पशु मूर्ति, ऑप्शन सी हड़प्पा से दो पाषाण मूर्तियां, ऑप्शन डी कालीबंगा से सूती धागा और कपड़ा। तो सही उत्तर आपको बताना है कौन सा सुमेलित इनमें से नहीं है।
इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। चनहुदड़ो से की अगर बात करें तो चनहुदड़ो से बिल्कुल यहाँ पर इक्का गाड़ी और जो है कि बैल की जो बैलगाड़ी है उसकी यहाँ पर मूर्तियाँ मिलती हैं। इक्का गाड़ी की मूर्ति मिलती है और बैलगाड़ी की यहाँ पर मूर्ति मिलती है कहाँ पर, चनहुदड़ो से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये दो जो चीज़ें हैं वो चनहुदड़ो से यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी की मृण मूर्तियाँ जो यहाँ पर मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ हैं, ठीक है, ये उल्लेखनीय यहाँ पर रही हैं। और मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु की मूर्ति मिलती है, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो से क्या मिलती है, एक संयुक्त पशु की यहाँ पर हमें मूर्ति देखने को मिलती है मोहनजोदड़ो से, और बनी हुई है, और जिसके शरीर में, ठीक है, एक पशु की मूर्ति, पशु मूर्ति मिलती है, लेकिन इसके शरीर में जो है कि इसका जो शरीर है, ठीक है, जो ये आपका जो यहाँ पर पशु की जो मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो से, ठीक है, पशु मूर्ति मिलती है, उसका जो शरीर है वह तो यहाँ पर भेड़ के आकार का है, और मस्तक जो है वो हाथी का सूंड के आकार का, ठीक है, जो मस्तक है वो सूंडदार हाथी का है, ठीक है। जो यहाँ पर से जो संयुक्त पशु मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से जो संयुक्त पशु मूर्ति मिलती है उसमें जो है कि जो उसका शरीर है वह जो है कि भेड़ का बना हुआ है, ठीक है, भेड़ का बना हुआ है, लेकिन जो उसका मुख है वह यहाँ पर हाथी के सूंड का बना हुआ है, ठीक है, हाथी का सूंड यहाँ पर बनाया गया। जो मस्तक है वह सूंडदार हाथी का है, ठीक है, जो मस्तक है वो हाथी का बना है और जो शरीर है वो भेड़ का बना है, जो संयुक्त मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो स्थल से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, हाथी का मस्तक और भेड़ का शरीर जो संयुक्त मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा पाषाण की जो दो मूर्तियां मिलती हैं हड़प्पा से, बिल्कुल सही है, पाषाण की दो मूर्तियां मिलती हैं, लेकिन ये दोनों की दोनों मूर्तियां क्या है, सिरहीन है, ठीक है, सिर इनमें नहीं है, बिना सिर के ये मूर्तियां हैं, ठीक है, बिना सिर के, ठीक है। पूछा जाएगा बिना सिर की दो पाषाण मूर्तियां किस स्थल से मिलती हैं, तो ये आपके हड़प्पा नामक स्थान से मिलती हैं, बिना सिर की दो पाषाण मूर्तियां, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना सिर की दो पाषाण मूर्तियां आपको मिलती हैं कहाँ पर से, हड़प्पा नामक स्थल से मिलती हैं, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा जो कालीबंगा स्थल है, कालीबंगा का जो यहाँ पर कहा गया है कि सूती का धागा मिलता है, कपड़ा मिलता है, तो ये बिल्कुल सही है। गलत यहाँ पर है, ये कथन यहाँ पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आपका सूती का धागा और कपड़े के जो साक्ष्य हैं वो आपके मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। एक ताम्र जो पात्र है उसमें लिपटे हुए ये जानकारी मिलती है कि मोहनजोदड़ो में सूती और जो है कि कपड़ा जो है उसके साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तांबे में ये लिपटे हुए ये इसके साक्ष्य मिलते हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक है। चलिए, 20वां प्रश्न है, इस प्रश्न श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सिंधु सभ्यता के बारे में सही कथन नहीं है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, जो पहला कथन यहाँ पर है, कहा जा रहा है सुमेरियन लेख से ज्ञात जो मेहुला की पहचान है वह सिंधु क्षेत्र के रूप में की गई है, जबकि जो दिलमन की पहचान है वो बहरीन से हुई है। जो सुमेरियन लेखों में मेलुहा शब्द आया है उसकी पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है, और जो दिलमन जो शब्द आया है सुमेरियन लेख में उसकी पहचान बहरीन नामक स्थल से की गई है। ऑप्शन बी है, सैंधव मृदभांड लाल और गुलाबी रंग के थे, जबकि कुछ मृदभांडों पर काले रंग से रंगकर नीले रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। नीले रंग से चित्रकारी की गई है काले मृदभांडों में, काले मृदभांडों को काले रंग से रंग करके नीले रंग की चित्रकारी की गई है, ऐसा कहा जा रहा है। सी वाला जो कथन है, मृदभांडों पर मोर, हिरन, कछुआ, गाय, पीपल, नीम अन्य चित्रों अंकित यहाँ पर किए गए हैं। डी वाला जो कथन यहाँ पर था कि जो सिंधु सभ्यता में है वह शव दफनाने की जो प्रथा थी वो उत्तर से दक्षिण यहाँ पर रही थी, ठीक है, उत्तर से दक्षिण रही थी, जबकि कालीबंगा में यह प्रथा अपवाद के रूप में दक्षिण से उत्तर दिशा देखने को मिलती है। तो इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है ये आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से। तो देखिए, जो इसका सही कथन यहाँ पर होगा, जो गलत यहाँ पर बताया गया है वह बताया गया ऑप्शन बी कथन बिल्कुल गलत बताया गया है। पहले कथन की अगर बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर जो सही कथन है वह जो है कि सुमेरियन जो लेख हैं उसमें जो है कि जो मेलुहा शब्द आया है उसकी पहचान सिंध के क्षेत्र में की गई है हड़प्पा के रूप में, और वहाँ पर जो दिलमन शब्द आया है उसकी पहचान बहरीन के रूप में की गई है, फारस की खाड़ी में जो बहरीन जो देश है उसके रूप में यहाँ पर की गई है, ठीक है। और जो सैंधव सभ्यता के मृदभांड है वो लाल और गुलाबी रंग के तो थे, बिल्कुल सही है, सैंधव सभ्यता के मृदभांड लाल और गुलाबी रंग के थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इसके कुछ मृदभांड हैं जिनमें काले रंग से रंग करके नीले रंग की जो रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं वो बिल्कुल गलत है। कुछ मृदभांड को यहाँ पर जो है कि
लाल रंग से रंग करके काले रंग के चित्र उसमें बनाए गए थे। ठीक है, लाल रंग से रंग करके, ठीक है, लाल रंग से इनको रंगा जाता था और काले रंग से यहाँ पर उनमें चित्रकारी की जाती थी इन मृद भांडों में। लाल रंग से रंग करके काले रंग की चित्रकारी देखने को मिलती है हमें सिंधु घाटी सभ्यता के मृद भांडों में। ठीक है, और जबकि जो मृद भांड थे वो हल्के लाल और गुलाबी रंग के ये देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, ऊपरी भाग में जो है कि लाल रंग से यहाँ पर रंगा जाता था, निचला जो भाग होता था, तला वाला जो हिस्सा होता था मृद भांड का, उसको काले रंग से यहाँ पर रंगा जाता था। ठीक है, चलिए तीसरा जो कथन यहाँ पर था, सैंधव सभ्यता में जो है कि जो मृद भांड यहाँ पर मिलते हैं उसमें मोर का, हिरन का, कछुआ, गाय, पीपल, नीम, खजूर, केले का अंकन देखने को मिलता है। तो बिल्कुल सही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। तो आपको ये इतने चीज़ें याद करनी है कि जो सैंधव सभ्यता के जो मृद भांड है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो मृद भांड है, उसमें मुख्य रूप से यहाँ पर मोर का चिन्ह देखने को, अंकित देखने को मिलता है। मोर का चित्र देखते हैं हम, हिरन का चित्र देखते हैं, कछुए का चित्र देखते हैं, गाय का चित्र देखते हैं, पीपल का देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नीम का चित्र देखते हैं, खजूर का, केले का चित्र यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य चित्र भी हैं जिसमें हम देखते हैं कि मछली का चित्र यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, मछली का चित्र देखा जाता है, गाय का चित्र हम देखते हैं, बकरे का चित्र भी देखा जाता है, बकरी का, ठीक है, बकरी या बकरे का चित्र यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, पीपल बता चुके हैं, नीम बता चुके हैं, खजूर और केले का यहाँ पर चित्र देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितनी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, भले ही वो केले का चित्र हो, खजूर का चित्र हो, नीम का चित्र हो या पीपल का चित्र हो। ठीक है, यहाँ पर पीपल हो गया, पीपल, नीम, ठीक है, खजूर और केला। ठीक है, खजूर, केला, नीम और पीपल ये वृक्षों के चित्र हैं। और पशुओं के चित्रों की अगर बात करें तो इसमें मोर आएगा, हिरण आएगा, कछुआ यहाँ पर आएगा, मछली यहाँ पर आएगी, और जो है कि बकरी यहाँ पर आएगी, और गाय यहाँ पर आएगी। ठीक है, गाय, बकरी, मछली, कछुआ और हिरण के साथ मोर का चित्र यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। ठीक है, चलिए जो चौथा कथन था, कहा जा रहा था कि सिंधु सभ्यता के में जो है कि शव दफनाने की जो प्रथा थी वह उत्तर से दक्षिण दिशा में थी। बिल्कुल सही है, जबकि कालीबंगा में ये अपवाद के रूप पर दक्षिण से उत्तर दिशा में देखने को मिलती है। तो बिल्कुल सही है, कालीबंगा में जो शव दफनाने की प्रथा यहाँ पर थी वह यहाँ पर उत्तर से दक्षिण न होकर के दक्षिण से उत्तर थी। देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर आप रखनी है। ठीक है, हड़प्पा यानी कि जो सिंधु सभ्यता थी, ठीक है, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, और कालीबंगा में बात हो रही है, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ यहाँ पर था, उत्तर से दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा थी, जबकि कालीबंगा में साउथ टू नॉर्थ था, यानी कि दक्षिण से उत्तर दिशा में शव दफनाने की यहाँ पर प्रथा रही थी। इसके अलावा यहाँ पर रोपण और लोथल में भी अपवाद था, रोपण और लोथल के क्षेत्र में भी अपवाद था। रोपण में जो शव दाह की प्रथा थी वह जो है कि आपके पश्चिम से पूर्व में थी, यानी कि वेस्ट से ईस्ट यहाँ पर थी, पश्चिम से पूर्व में थी रोपण में। और जो लोथल स्थल था वहाँ पर सावधान जो है जो ईस्ट से वेस्ट यहाँ पर की जाती थी। ठीक है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में लोथल में शवों को दफनाया जाता था, रोपण में पश्चिम से पूर्व दिशा में शवों को दफनाया जाता था। ठीक है, चार स्थल आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण ध्यान देने हैं कि हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता में जो शव दफनाने की प्रथा थी वह उत्तर से दक्षिण थी, कालीबंगा में दक्षिण से, कहाँ पर थी, कालीबंगा में जो है कि दक्षिण से जो है कि उत्तर थी, और वहीं रोपण में जो है कि शव दफनाने की जो प्रथा थी पश्चिम से लेकर के पूर्व थी, और लोथल में जो शव दफनाने की प्रथा थी वह जो है कि पूर्व से लेकर के पश्चिम थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। और एक स्थल महत्वपूर्ण यहाँ पर है जो कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जिस स्थल का नाम है बहावलपुर। ठीक है, बहावलपुर, ठीक है, बहावलपुर एक स्थल है, बहावलपुर स्थल है। और बहावलपुर स्थल से जो है कि आंशिक समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, आंशिक समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो बहावलपुर स्थल से मिलते हैं। बहावलपुर स्थल से आंशिक समाधान के यहाँ पर साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं बहावलपुर से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमने कोशिश करी प्रश्नों के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। वीडियो का अंक थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो के अंक में सारी चीज़ें विस्तार से पूरी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से जितनी भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपने अच्छे से इसके नोट्स बना लिए और पढ़ लिया, सारी चीज़ों को क्रम से आपने नोट कर लिया, तो सोचिए कि इससे बाहर प्रश्न कभी भी नहीं पूछा जाएगा। और चलते चलते कुछ चीज़ें और बता देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सिंधु सभ्यता से जो है कि हमें सर्वाधिक मात्रा में जो है कि एक श्रृंगी बैल का यहाँ पर, ठीक है, एक श्रृंगी बैल का, ठीक है, एक श्रृंगी बैल का
चित्र यहाँ पर देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा मोहरों पर, सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी की मोहरों पर जो है कि मोहरों पर, ठीक है, मोहरों की बात यहाँ पर हो रही है, मोहरों पर, ठीक है, मोहरों पर। सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान जो मोहरें प्राप्त होती हैं उसमें सब सर्वाधिक अंकित जो चित्र बनाया गया है मोहरों पर वो एक श्रृंगी बैल का बनाया गया है। दूसरे नंबर पर कुबड़ वाला बैल है, ठीक है, दूसरे नंबर पर किसका अंकन देखने को मिलता है, कुबड़ वाले बैल का अंकन देखने को मिलता है। और इसके बाद जो है कि पशुपति शिव के प्रमाण यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं मोहनजोदड़ो की मोहरों पर, ठीक है, मोहनजोदड़ो की मोहरों पर पशुपति यानी कि शिव के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। योगी की आकृति वहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, और जो योगी की आकृति यहाँ पर मोहनजोदड़ो में मिलती है, ठीक है, जो योगी की आकृति की जो यहाँ पर मूर्ति हमें देखने को मिलती है मोहनजोदड़ो में, उसमें जो योगी है यहाँ पर माना ये बीच में यहाँ पर ये योगी है, तो इसके दाएं तरफ यानी कि इधर की तरफ की बात होगी, तो इसके दाएं तरफ जो होगा योगी के लिए जो दाएं तरफ हमारा दाएं ये होगा, योगी का दायां तो इधर तरफ होगा, तो आपको ध्यान देना है कि जो दाएं तरफ है तो वहाँ पर चीता दर्शाया गया है और हाथी दर्शाया गया, ठीक है, योगी के दाएं, ठीक है, जो मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति मिलती है, जो आकृति मिलती है उसके जो हमें एक मुहर मिलती है तो उसमें योगी के दाएं तरफ दिखाए गए हैं चीता और हाथी, ठीक है, चीता और हाथी दाएं तरफ दिखाया गया है, और बाएं तरफ क्या दिखाया गया है, गैंडा और भैंसा, ठीक है, दाएं तरफ, ठीक है, राइट साइड पर दिखाया गया है आपको हाथी, ठीक है, हाथी और चीता दिखाया गया है, जबकि लेफ्ट साइड में दिखाया गया है, बाएं तरफ दिखाया गया है गैंडा और क्या दिखाया गया है, भैंसा, ठीक है, गैंडा और भैंसा यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि भैंस का चित्र दिखाया गया है। और सिर के ऊपर दिखाया गया है एक त्रिशूल बनाया गया है जो कि आभूषण के रूप में मान सकते हैं, त्रिशूल जैसा आकृति यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है, किसको, त्रिशूल जैसी आकृति यहाँ पर देखने को मिलती है सर के ऊपर, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि यहाँ पर रुद्र या शिव से संबंधित इसको बताया गया है इस चित्र को, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो का अंक आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपनों का ध्यान रखें, और साथ ही वीडियो पसंद आया तो अपने साथियों से साझा करें और हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की आप कोशिश करें ताकि हम और अच्छे तरीके से नए जोश के साथ हम आपके सामने वीडियो के अंकों को लेते हुए आएँ। तो मिलेंगे वीडियो के अगले अंक में। जय हिंद, जय भारत।